हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर में आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के विषय में। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा एक प्रकार से शक्ति है जो कि हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। हमें सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें अपने दैनिक कार्य करने के लिए, साथ ही अपने अनेक कार्य करने के लिए, जैसे हमें सोने, जागने, चलने, दौड़ने, भागने, हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन कार्यों के साथ ही साथ हमारे हृदय की धड़कन, हमारा सांस लेना, हमारा भोजन का पाचन, इन सभी कार्यों के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तब उसके बाद जब हमारा भोजन पच जाता है तब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारे भोज्य पदार्थ में विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा। इनसे हमें मुख्य रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा को हम कैलोरी के द्वारा मापन करते हैं। 1 किलो कैलोरी का अर्थ उस ऊर्जा से होता है जो 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। हम ऊर्जा को कैपिटल C के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल C के द्वारा हम ऊर्जा को दिखा सकते हैं। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हमने देखा कि ऊर्जा हमें मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा से प्राप्त होती है। प्रोटीन के 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के भी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है, जिसके कि 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अपने भोजन में मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा का सेवन करना चाहिए। मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर किसी वजह से हमारे आहार में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट व वसा की कमी हो जाती है तो प्रोटीन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होने लगती है और उस अवस्था में हमारा प्रोटीन का मुख्य कार्य, जैसे कि शरीर की वृद्धि व विकास करना, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, जो प्रोटीन का मुख्य कार्य है वह कार्य नहीं हो पाता और प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का काम करना शुरू कर देता है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमें एक गाड़ी को चलाने के लिए एक ईंधन की आवश्यकता होती है, पेट्रोल, डीजल, गैस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें अपने शरीर को चलाने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है और हमारी यह कैलोरी हमें भोजन से प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राणी को अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता होती है। जितने भी प्राणी हैं सभी की कैलोरी की आवश्यकता एक समान नहीं होती, बल्कि सभी की कैलोरी की आवश्यकता अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है। उनके कार्यों के अनुसार ही उन्हें कैलोरी की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति शारीरिक कार्य करता है, कोई अन्य व्यक्ति मानसिक कार्य करता है, तो उनकी कैलोरी की आवश्यकता उस पर निर्भर करती है। इसके अलावा हमारे शरीर की कौन सी अवस्था है, अर्थात हमारी कौन सी आयु चल रही है, हम शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या फिर वृद्धावस्था है, उसके अनुसार भी हमारी कैलोरी की आवश्यकता प्रभावित होती है। इन कैलोरी की आवश्यकता को कई तत्व प्रभावित करते हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट है हमारा आयु अर्थात हम अपनी कौन सी आयु में हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, बाल्यावस्था वाले बच्चे को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, किशोरावस्था में उससे अधिक कैलोरी की आवश्यकता है, प्रौढ़ावस्था में उससे भी अधिक कैलोरी की आवश्यकता है, लेकिन वृद्धावस्था में यह आवश्यकता फिर दोबारा से कम हो जाती है। आयु में हमारे पोषक तत्वों का प्रभाव पड़ता है कि हम कौन कौन से पोषक तत्व ग्रहण
कर रही हैं। आयु के साथ साथ किस विशेष आयु में हमारे शरीर का कितना वज़न है उसका प्रभाव भी हमारे भोजन पर पड़ता है। जैसे कि छोटा बच्चा है, अधिक क्रियाशील होता है शैशवावस्था में, तो उसे उस कारण से अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, वह अनेक खेल क्रियाएँ भी करता है, इसी कारण उसे कैलोरी की आवश्यकता होती है। और बच्चा किशोरावस्था में सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो इसी कारण भी उसे कैलोरी की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, उस अवस्था में हम कम क्रियाशील हो जाते हैं, इसी कारण हमें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम देखेंगे 1 से 3 साल तक के बच्चे को 1300 कैलोरी की आवश्यकता, 4 से 6 साल के बच्चे को 1700 कैलोरी की आवश्यकता, 7 से 9 साल के बच्चे को 2100 कैलोरी की आवश्यकता और 10 से 12 साल के बच्चे को 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमारी यह कैलोरी की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कैलोरी की आवश्यकता भी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा व्यवसाय, अर्थात हम कौन सा व्यवसाय करते हैं उसका प्रभाव भी हमारी कैलोरी पर पड़ता है। हमें अलग अलग व्यवसायों में अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है उसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और जो व्यक्ति मानसिक कार्य करता है उसे कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को प्रति घंटे 300 कैलोरी उसकी व्यय होती है। अगर व्यक्ति 8 घंटे लगातार शारीरिक कार्य करता है तो उसे 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें शारीरिक कार्य कम होता है और मानसिक कार्य ज़्यादा होता है, जैसे कि अध्यापक, वकील, डॉक्टर, लेखक आदि। इन व्यवसायों में शारीरिक श्रम नहीं होता या फिर हमारे अंगों का संचालन नहीं होता, इस कारण हमें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। शारीरिक कार्य करने वाले को 3600 कैलोरी प्रतिदिन और मानसिक कार्य करने वाले को 2000 से 2900 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अत्यधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील व मध्यम क्रियाशील। अत्यधिक क्रियाशील में मजदूर आते हैं और कम क्रियाशील में डॉक्टर, वकील, लेखक आते हैं और मध्यम क्रियाशील में अध्यापक आते हैं। तो इसमें मजदूर को हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता और अध्यापक को उससे कम कैलोरी की आवश्यकता और मानसिक कार्य करने वाले अर्थात डॉक्टर को और भी कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता, अध्यापक को 2400 से 2700 कैलोरी की आवश्यकता और एक मजदूर को 3600 से 5000 तक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है हमारा लिंग, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी कैलोरी की आवश्यकता लिंग पर भी प्रभावित होती है। जो व्यक्ति जैसे स्त्रियां और पुरुष, अगर हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, स्त्रियों को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है और पुरुषों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्त्रियों की हाइट और वेट भी कम होता है और पुरुषों का हाइट और वेट अर्थात उनकी लंबाई और वज़न स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है और वह घर व बाहर दोनों तरह के काम करते हैं, तो उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसलिए पुरुष को स्त्री की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, जलवायु व वातावरण। हम जलवायु व वातावरण अर्थात सर्दी है, गर्मी है या हम कैसे वातावरण में रहते हैं उसका प्रभाव भी हमारी कैलोरी की आवश्यकता पर पड़ता है। सर्दियों में हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है जबकि गर्मियों में हमें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दी में हमें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए भी कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि गर्मियों में हमारा शरीर ऑटोमेटिकली या स्वतः ही गर्म रहता है, तो उसके लिए हमें कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती। सर्दी में हमें किसी भी काम को करने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, इसी कारण भी हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सर्दी में हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है जबकि गर्मियों में हमें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। कश्मीर, मसूरी, नैनीताल पहाड़ी इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसीलिए वे अपने भोजन में अंडा, मांस, मछली, चर्बी आदि का सेवन अधिक करते हैं, जिससे कि उन्हें अधिक कैलोरी प्राप्त हो और उनकी शक्ति का ह्रास
ना हो। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अस्वस्थता। अस्वस्थता अर्थात कोई भी बीमारी की अवस्था या फिर वह अवस्था जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाता। इसमें व्यक्ति की इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं और वह सही प्रकार से कार्य नहीं करता। अस्वस्थता की स्थिति में के भी कई स्टेजेस हो सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जैसे कि उठने बैठने करवट बदलने में भी ऊर्जा की करवट बदलने में भी परेशानी होती है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि ये सब सामान्य कार्य तो कर पाता है लेकिन पूर्ण रूप से कार्यों को नहीं कर पाता। हमें अपने शरीर के मिनिमम कार्य को करने के लिए अर्थात उठने के लिए, बैठने के लिए, करवट बदलने के लिए, हमारी पलकें झपकती हैं, हमारी सांसें चलती हैं, हमारी धड़कन चल रही है, तो उसके लिए भी हमें कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति अगर ऐसा है जो कि हर समय लेटा ही रहता है, कोई भी कार्य नहीं करता अर्थात वह इतना बीमार है, तो उस अवस्था में भी उसे 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर वह सामान्य अवस्था में 2500 कैलोरी व्यय करता है तो रूढ़ावस्था में अर्थात बीमारी की अवस्था में उसे 1500 कैलोरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह सामान्य रूप से अन्य कार्यों को नहीं करता। इसी कारणों से कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेष अवस्था। विशेष अवस्था ये अवस्था वह अवस्था होती हैं जो कि स्त्री के जीवन में आती हैं। यह मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं हैं, जैसे कि गर्भावस्था व धात्री अवस्था। धात्री अवस्था अर्थात दूध पान कराने की अवस्था, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का सेवन कराती है। जब स्त्री गर्भवती होती है तब वह अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी पालन पोषण करती है। वो उसे एक नहीं 2 व्यक्तियों का जीवन जीना पड़ता है। उस अवस्था में गर्भावस्था की अवस्था में गर्भावस्था की अवस्था में स्त्री को प्रतिदिन 300 कैलोरी अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसे इस कैलोरी की पूर्ति अपनी फलों, सब्जियों या अपने आहार में दूध की मात्रा को बढ़ाकर वह अपनी आवश्यकता पूरी कर सकती है। नेक्स्ट अवस्था है हमारी दूध पान की अवस्था, जिसमें बच्चा दूध पीता है। इसमें शुरुआत में उसे 500 कैलोरी अत्यधिक की आवश्यकता होती है और बाद के 6 से 12 महीने में उसे 300 कैलोरी प्रतिदिन अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे अत्यधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो वो भोजन ग्रहण करती है उसी से उसके पोषक तत्व उसके दूध में जाते हैं। नेक्स्ट आता है अवस्था है हमारी नेक्स्ट 7 पॉइंट है हमारा क्रियाशीलता। अर्थात क्रियाशीलता की हम 3 स्टेजेस कह सकते हैं: कम क्रियाशील व्यक्ति, सामान्य क्रियाशील व्यक्ति और अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति। कम क्रियाशील व्यक्ति अर्थात सेडेंटरी वर्कर जो कि कम कार्य करते हैं। अगर कम क्रियाशील पुरुष है तो उसे 2400 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, और अगर कम क्रियाशील स्त्री है तो उसे 2100 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमारा सामान्य क्रियाशील में पुरुष को 2800 कैलोरी की आवश्यकता और स्त्री को 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमारा अत्यधिक क्रियाशील पुरुष को 2900 कैलोरी की आवश्यकता और वह अत्यधिक क्रियाशील स्त्री को 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर हम कम क्रियाशील होते हैं तो हमारी कम ऊर्जा व्यय होती है। सामान्य क्रियाशील होते हैं तो ऊर्जा का व्यय सामान्य रूप से होता है, और अगर अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तो हमारी अत्यधिक ऊर्जा व्यय होती है। इसी कारण हमारी कैलोरी की मात्रा पर उसका प्रभाव पड़ता है और हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ सकता है कि कैलोरी की कमी का प्रभाव और हमारी कैलोरी की अधिकता का प्रभाव, यानी कि अगर हमारे आहार में कैलोरी की कमी है तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर कैलोरी हमारे आहार में अधिक है, जितनी मात्रा में हमें आवश्यकता है, तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट है हमारा कैलोरी की कमी का प्रभाव। अगर हमारे आहार में कैलोरी की कमी हो जाती है तो सबसे पहले तो व्यक्ति पतला होना शुरू हो जाता है, उसका वज़न कम हो जाता है, उसे देखकर ही पता लग जाता है कि वो कम आहार ग्रहण कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे उसे कमज़ोरी रहने लगती है, काम करने में सुस्ती आने लगती है और वह हर समय अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगता है। अगर किसी कारण से व्यक्ति के आहार में कैलोरी की कमी आ रही है तो उसे अपने आहार में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि शरीर की वृद्धि या विकास करने का काम मुख्य रूप से प्रोटीन करता है, तो उसे प्रोटीन के द्वारा अपनी कैलोरी की पूर्ति
करनी चाहिए। कैलोरी की कमी हमारे आहार में, अगर हम सही प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हमारे भोजन का पाचन सही प्रकार से नहीं हो रहा है, या फिर हम अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही कम मात्रा में भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कैलोरी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कैलोरी की अधिकता का प्रभाव। अगर हम अपने आहार में आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करें, या फिर हम अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट व वसायुक्त भोजन अधिक ग्रहण करें, खनिज लवण व विटामिन कम ग्रहण करें, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे आहार में कैलोरी की अधिकता हो जाती है। जब हमारे आहार में कैलोरी की अधिकता हो जाती है तो धीरे धीरे वसा हमारे ऊतकों में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जब वसा एक बार हमारी ऊतकों में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद यह निरंतर रूप से बढ़ने लगती है और व्यक्ति का भार अत्यधिक बढ़ जाता है और एक स्थिति मोटापे की आ जाती है। इस स्थिति को हम ओबेसिटी कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति बीमार तो नहीं होता, लेकिन अनेक बीमारियों को जन्म देने वाला हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओबेसिटी वह स्थिति है, यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अनेक बीमारियों को जन्म देने वाली स्थिति है। मोटापे वाले व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, साथ ही साथ डायबिटीज़ होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। मोटे व्यक्ति सुस्त रहने लगता है, उसे नींद अधिक आने लगती है और उसके काम पर उसका प्रभाव पड़ता है। वह अपने कामों को इतने अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता जितने अच्छी प्रकार से कम कैलोरी वाला व्यक्ति या एक सामान्य व्यक्ति कर पाता है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, मोटा हो जाता है, बीमार होने के बाद धीरे धीरे उसका वज़न बढ़ने लगता है और वह अनेक बीमारियों का घर बन जाता है। और अगर बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं तो व्यक्ति का जीवन ही बेकार हो जाता है। अगर हमारे आहार में कैलोरी की अधिकता है तो हमें अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट व वसा का कम सेवन करना चाहिए, बल्कि हमें विटामिन व खनिज लवण का अधिक सेवन करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आहार में फलों का रस, जूस, सूप, जिससे कि पोषक मूल्य अधिक बढ़ जाएँ, ऐसे आहार को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की ऊर्जा व्यय हो सके और जो हमारे शरीर में ऊर्जा इकट्ठा हो गई है, संचय हो गया है जिस ऊर्जा का, उस ऊर्जा को हम यूज़ कर सकें, जिससे कि हम अपना जीवन सामान्य रूप से बिता सकें।